बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हमारे घरों में, ऑफिस में, जहाँ काम कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जो अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो फ़ैसला कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और वही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरा बंदा जो भी कुछ कहता रहे, कुछ भी बोले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं सामने वाला जो है बिल्कुल फजूल में बोले जा रहा है, जो हम कह रहे हैं वो होना है। अब इनके साथ डील करना ना बहुत मुश्किल होता है, इनके साथ बात करना मुश्किल होता है। चाहे ऑफिस में काम करो, उनकी वजह से एनवायरनमेंट पूरा ख़राब करते हैं, घर में हो तो घर का माहौल ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और किसी के साथ भी बैठे हो तो उनको चुभ रहे होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ज़बरदस्ती बात में कूद के तो फिर अपनी बात को जो है ना वो कहते हैं कि हम सही हैं, मेरी बात सुनो। इसी तरह बड़े बड़े ज़िंदगी में जो फ़ैसले करने होते हैं उसमें भी वो दखल अंदाज़ी करते हैं। चाहे घर में किसी की शादी हो रही हो, चाहे ख़ुद की शादी हो रही हो, या कोई ऐसा फ़ैसला घर शिफ्ट करना हो, कुछ ख़रीदना हो, प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज़, तो यही करते हैं। अच्छा, अगर इस तरह का बंदा, ठीक है, किसी ख़ानदान की, किसी ऐसी बरादरी की शादी के फ़ैसले में बैठ जाए ना, तो ज़बरदस्ती अपने जो है ना मार्क्स बना रहा होता है कि ऐसे होगा, इस तरह होगा, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। यार, इस तरह की जो ज़िंदगी में ऐसे आपको लोग मिलते हैं ना बहुत से, या फिर हम खुद इस तरह के जो बन जाते हैं, किस तरह बन जाते हैं, ये क्या वजूहात होती हैं, कौन से ऐसे हालात होते हैं जिसमें शायद समटाइम्स हमें ये नहीं पता चलता कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं, किस पहलू पे बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम तोल मोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मगर हम अपनी इन ज़बरदस्ती के फ़ैसलों की वजह से हम अपनी चीज़ें जो हैं लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहे होते हैं और अपने फ़ैसलों को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए सामने वाले को अज़ियत दे रहे होते हैं। समटाइम्स हम अपनी बात मनवाने के लिए किसी को ऐसी अज़ियत देते हैं कि मारते पीटते हैं, और ये सिस्टम, ये चीज़ें जो है ना, सिनेरियो शुरू होता है, छोटे छोटे बच्चों पे ही अटैक कर रहे होते हैं। अगर बच्चा आपकी कोई बात नहीं मान रहा तो वहाँ पे आप बच्चे को भी मारना शुरू कर देते हैं सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि आपकी आदत बन जाती हैं चीज़ें, आपकी खसलत बन जाती है। और मेरी अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी कहती थी, दांत निकलवाए जा सकते हैं, सींगे कटवाई जा सकती हैं, मगर आदतें, खसलतें जो हैं वो बदली नहीं जा सकती। तो ये इस तरीके के लोगों के ऊपर हम आज बात करेंगे कि हम कैसे इनके साथ डील कर सकते हैं, कैसे इनसे बात कर सकते हैं और कैसे इनको मैनेज करें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हमारे पास डॉक्टर आमना आरिफ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे पूछेंगे कि इस तरीके के लोगों को हमने डील कैसे करना है। और आप भी शायद कॉल कीजिएगा, शामिल होइएगा आज के हमारे टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम आमना। वेलकम सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आमना बिल्कुल ठीक ठाक। इस तरह के लोगों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं जो कि ज़बरदस्ती अपने फ़ैसले, अपनी बात जो है मुसल्लत कर रहे होते हैं दूसरे के ऊपर। वो बात सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, बस अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे और ये ऐसे लोग जन्म क्यों लेते हैं? अच्छा, ऐसे लोग जन्म क्यों लेते हैं? कुछ तो जन्म लेते हैं, कुछ ऐसे बन जाते हैं। एक्चुअली आपका वंस अगेन 24 चैनल के टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। और ये भी ऐसा है जो अभी हमारी सोसाइटी में हर तरफ देखा जा रहा है। ये जो है, जो ऐसे आपने बात शुरू की कि अपनी बात मनवाना, हमेशा ये वो पर्सनैलिटी करती है जो हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और बिलीव मी, कंट्रोल से वो करना चाहता है जो अपने अंदर बहुत एक अपनी, उनका एक इमेज जो है ना वो बहुत छोटा सा होता है, इंतहाई लो सेल्फ इस्टीम के साथ। और मैं एक बात कहती हूँ कि अपनी बात वो मनवाता है जिसकी बात पहले कभी मानी नहीं गई अपने बचपन में या कहीं। समहाउ उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इस तरह के होते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिला कि कोई उनकी बात माने। अब वो जब पूरी लाइफ ऐसे गुजर गई है, सम टाइम घर में बर्थ ऑर्डर, सबसे छोटे बच्चा जो होता है, चाहे वो शादी की एज को पहुँच गए जैसे आपने कहा, और उसकी बात नहीं सुनी गई। अब वो जब चुप रहते 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 एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि जब उसकी अपनी लाइफ शुरू होती है तो फिर उसका वो वाला एक कंट्रोलिंग बिहेवियर सामने आता है, और उसको वो सेटिस्फेक्शन देता है इसी तरह से कि हर पर्सन मेरी बात सुने और मैं लाइमलाइट में रहूं। और फिर कितनी, और एम्पैथी ना होने में, एम्पैथी होती है कि जब आप समझ सकेंगे मेरी बात, जैसे मैं दूसरे को मनवा रहा हूँ, उसको समटाइम नहीं दिल करता मानने का, या वो हो सकता है उसके लिए ठीक ना हो, ये चीज़ वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी होता है कि वो दूसरे की जगह पर होकर नहीं समझ पाते। दूसरा ये है कि वो अपनी फैमिली में जिस तरह से उनकी ब्रॉटअप किया गया है, पेरेंटिंग स्टाइल इस तरह की होता है कि पेरेंट्स ने भी उनसे वैसी बातें मनवाई होती हैं, फिर वो आगे जब उनको मौका मिलता है तो फिर वो वैसी बातें मनवाते हैं। और एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम साइकोलॉजी में कहते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म है, डिस्प्लेसमेंट। उसमें करते क्या है कि अगर आपका, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि बच्चों को मारते हैं,
कि आप अपने ऑफिस में अपने बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसका गुस्सा आप अपने बच्चे पे या अपनी बीवी पे निकाल सकते हैं, जो आगे से आपको बैकफायर नहीं कर सकते या आपसे बदला नहीं ले सकते। तो ये जो कंट्रोलिंग करने वाले लोग होते हैं, हमेशा अपने से वीकर एक सब्स्टिट्यूट पे अपना वो सारा गुस्सा और वो सब चीज़ें, और मनवाते भी उनसे ही हैं। और दूसरा फिर इसके अलावा उन्होंने अपनी फैमिली में अपने कोई बहन भाई या मॉडल ऐसा बनाया होता है कि उनको लगता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त है। और खासतौर पर हमारी सोसाइटी में है कि मर्द बन, मतलब मर्द वो है जिसकी आवाज़ ज़रा ऐसी जिसकी बात मनवाई जाती है। अच्छा, कुछ लोग बात मनवाने के लिए झूठ भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मर्दों की बात नहीं करूँगी, हाँ, क्योंकि बात मनवाने का हुनर जो है ना, ये औरतों को भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। और जिस पे हम बात कर रहे हैं जो कि बुराई है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे जब झूठ का सहारा लिया जाता है तो सबसे ज़्यादा यही कोशिश की जा रही होती है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो कह रही हूँ उस पर सामने वाला यकीन करे, तभी तो झूठ का सहारा है। बिल्कुल। तो ये लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, जो लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि समहाउ वो बताना चाहते हैं कि जो मुझे पता है इन्फॉर्मेशन वो किसी को नहीं पता। हाँ। तो फिर वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ही निकलती है जो झूठ पे मबनी होती है। हाँ। और जो फीमेल्स हैं खासतौर पर, अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है फिजा, कि जो लोग चाहते हैं ना कोई चेंज बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग घर का फर्नीचर भी चेंज ना हो जाए, तो फिर वो एक ही तरीका करते हैं कि कंट्रोलिंग और डिसीजंस वो लेंगे ताकि उनको मौका ही ना मिले वो चीज़ फेस करने का। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अंदर ये वीक पर्सनैलिटी होते हैं जो दूसरों को दबाते हैं, स्नप करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। क्योंकि इनको ये होता है कि अगर मैंने ना मनवाई ना तो फिर मुझे माननी पड़ जाएगी सीरियसली। और जब माननी पड़ती है तो फिर इनको वो बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही जंप कर दें और पहले ही कह दें कि बस सब चुप हो जाए, बस मेरी बात, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। अच्छा, कि वो इनको डील किस तरह से करना है? अगर सपोज किसी फैमिली में इस तरह का कोई फ़र्द है, औरत या मर्द, और इसी तरीके से हरकतें करता है और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, जिसमें वो थ्रेट्स भी करता है कि मैं जो हूँ ना खुदकुशी कर लूँगा या कर लूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी, मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊँगी, मैं छत से, बड़े केसेस आते हैं। बिल्कुल, इतने केसेस हैं जिसमें सुसाइड अटैम्प्ट किए लोगों ने, छतों से कूद गई हैं लड़कियाँ बात नहीं मानी तो। बहुत सारी ऐसी बातों पे, शादी पे, आप पढ़ाई पे, हाँ, अलग रहने पे, कुछ कहती हैं लड़कियां कि मैंने लड़कियों के साथ हॉस्टल में रहना है, घर होने के बावजूद, माँ बाप के होने के बावजूद कहती नहीं हमने हॉस्टल में जाके रहना, अपनी सहेलियों के साथ है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ना परवान चढ़ती हैं। अब वो जो है ना उनको इस तरह से मनवाती हैं कि खुदकुशी की धमकियाँ देती हैं। अब इस तरीके से कोई फ़र्द अगर हरकतें कर रहा है तो फिर किस तरीके से उसको डील किया जाए? एक्चुअली ये जो जिस तरह इतना शदीद किस्म का कंट्रोलिंग बिहेवियर है कि सुसाइड तक जा रहे हैं, ऐसे पर्सन को आप जैसे कहते हैं ना, अगर कोई पर्सन डूब रहा है तो उस वक्त उसको नहीं सिखाते कि स्विमिंग कैसे करना है। वो टाइम लेके और किसी ऐसे टाइम पर, वो भी इनको आप डायरेक्टली बैठ के अगर ये समझाए ना कि आप ये गलत करें, ये गलत करेंगे, वो उनकी ज़िंदगी गुजर गई करते हुए और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्पाउस ऐसा मिल गया, बीवी या हस्बैंड दोनों में से कोई भी, तो एक टाइम साथ गुजरने के बाद आपको समझ आ जाता है कि उस टाइम पे जब वो कर रहे हैं उनको नहीं समझ आता। आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि इनका पर्सपेक्टिव वो वही, जैसे मैंने कहा कि आप ये बेसिकली जो प्रोवोक हो जाते हैं ना, ये मुझसे बात मनवा रहा है, ये बीवी मुझसे बात मनवा रही है, तो अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत होती है कि ये कर क्यों रहा है। क्योंकि वो जो है ना कि इसका अपना एक वीकर सेल्फ, मतलब आप जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे ना और अवेयरनेस बिल्ड करेंगे कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, उतना आप इनको पोलाइटली डील करेंगे। इनके सामने कन्फ्रंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक ये खुद ना समझें कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं कर क्या रही हूँ। इन्हें अपने खुद क्वेश्चन उठता है, फिर ये जाते हैं थेरेपीज़ के लिए भी, काउंसलिंग के लिए भी आते हैं जब इन्हें समझ आती है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर अदरवाइज़ आप ये कहें कि कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऑफिस में पर्सन को बैठ कर समझा दे, ये उनके दुश्मन बन जाएंगे कि देखा ये मेरी बात, ये चाहता है कि मेरी कोई बात ना माने, ये चाहती है मेरी कोई बात ना माने। तो बहुत आराम से, जैसे मैंने कहा कि उस टाइम पे कुछ जब एक उबाल आ रहा होता है ना, जैसे उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपने जस्ट ये करना है कि एग्री विद देम। थोड़े टाइम के बाद जब उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है, झूठी बात। अच्छा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, फिर वापसी में आपसे इसको डिटेल में पूछती हूँ कि अगर झूठ बोल लें तो भी एग्री कर लें, जबकि बात पता है तब भी एग्री कर लें, अगर गलत बोल लें तब भी एग्री कर लें। उस फैसले से, उस बात से अगर किसी की ज़िंदगी मुंसलिक है, किसी की शादी, किसी का रिश्ता मुंसलिक है, और उसके उस टॉर्चर की वजह से, उसकी खुदकुशी की धमकियों की वजह से, उसके गुस्से की वजह से हम उस वक्त ओके कह देते हैं और बाद में कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो फिर ये जो डील है ना, मुझे थोड़ी सी सही इलैबोरेशन में आप समझाइएगा ब्रेक के बाद। ठीक। क्या घर, शादी या दफ्तर, ठीक है, इन जगहों पे कहीं पे भी ऐसे जो लोग मिलते हैं और हमें ऐसे फ़ैसले लेने होते हैं जहाँ पर काम कर रहे हों, किसी के साथ शादी कर रहे हों या फिर घरेलू को ऐसे मामलात हों, अब इनका फ़ैसला, क्योंकि घर के फ़र्द होते हैं, इनका फ़ैसला लेना भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर नहीं लो
तो ये तो और मज़ीद हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि इनको तो अपनी बात मनवाने का शौक़ है। अगर कोई अच्छा रिश्ता आए, ज़बरदस्ती उसमें बैठ के कीड़े निकालेंगे और लोगों को ये एक्सेप्ट करवाएंगे कि मान लो इसमें कीड़े हैं, मान लो ये गलत है, मान लो ये लड़का ठीक नहीं, मान लो ये लड़की ठीक नहीं, जस्ट फॉर नथिंग। अब इनको डील करने वाला जो सिस्टम है ना, वो मुझे आप ज़रा एलैबोरेट करके समझाइएगा कि किस तरीके से हम इनसे बात करें। अगर इनको गुस्सा आ जाता है, बदतमीज़ हो जाते हैं, तो ज़ुबान के ख़राब हो जाते हैं, कभी हाथ उठा लेते हैं, या फिर ये तो धमकियाँ देते हैं, जैसे मैंने आपको बोला खुदकुशी की एंड ऑल दैट। अब इनको डील करना कोई आम डील तो है नहीं। अब इनको ये भी नहीं कह सकते कि चलो साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। अब कैसे डील करें? अच्छा, जैसे हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ना, जो मैंने कहा कि इनसे समवट एग्री वाला पॉइंट जो था वो ये है कि आप इनको, जैसे अभी एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा है, चीखे मार रहा है, और आप अभी ट्राई करके देखें कि आप उसे नॉर्मल टोन में बात करेंगे, बेटा चुप हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, वो एक बार, दो बार, तीन बार वही सेम टोन रखेगा एग्रेसिव, और उसके बाद वो आपके टोन में आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये कहते हैं ना कि वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो ये भी लोग, अब आप इनकी एक बार बात मानेंगे, और मेरा ये मतलब नहीं था कि इनके साथ वो जो ये कह रहे हैं झूठ मानते जाएं, वो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप स्विमिंग डूबने के टाइम पे नहीं सिखाएंगे कि स्विमिंग करना है। इसी तरह से जिस वक्त ये सारा एक हलचल क्रिएट करते हैं ना, ये हर किसी को, वो जैसे कोई आपने कहा कि रिश्ते की बात आई है, देख रहे हैं, अब ये चाह रहे होते हैं कि सब मेरी बात माने, लेकिन और लाइमलाइट बन जाए। तो आप समहाउ अगर इनकी बात उस टाइम एक बार मानते हैं ना, फिर इनकी एक आदत डेवलप हम करते रहते हैं। झूठ एक बार मानेंगे, वो आपके पास 10 झूठ लेके आएंगे। तो आपको अपनी बाउंड्री को सेट करना है। सिचुएशन और एग्जांपल रख के आपसे पूछना चाहूँगी, अब घर का कोई बड़ा दादा, कोई दादी या कोई और फैमिली का फ़र्द है जो बड़ा है, वो घर की लड़की की ज़बरदस्ती कहीं शादी करवाना चाहता है, तो अब क्या करें सिचुएशन में? वहाँ पे वो शादी कर ले, मान ले, हाँ कर दे, लड्डू पीढ़ी ले जाएं उधर उनके घर पे जाके रिश्ता पक्का कर। यही इसी की हम बात कर रहे हैं कि उनके साथ भी नहीं, उनके साथ वो जो दादा वगैरह जो कर रहे हैं, उनके साथ भी तो समहाउ बात करने के लिए सिर्फ ये देखना है कि उनके साथ बात करनी कैसे है, कि उनको ये भी लगे कि हाँ मेरी मर्जी इसमें शामिल है। वो बहुत जैसे वो मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं ना अपनी बात मान के, आपने बताना है। वो तरीका ये है कि आप उन्हें ये ना फील हो गया इनसे तो बिल्कुल ही डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं से दोबारा मशवरा भी कर रहे हैं। मैंने तो ये देखा है कि फैमिली में जो ज़रा ज़्यादा शोर में चाहते हैं ना, आप उनको डिसीजन मेकिंग में डाल दें। जैसे कहते हैं ना कि क्लास में जो सबसे शोर में चाहता है उसको मोनीटर बना दें। आप लिटरली इनको ऐसे ट्राई करके देखें ना, ये आपने डिसीजन करना है। अगर आप कह रहे हैं ऐसे, ज़रा थोड़ा सा और बताएं और क्या करना चाहिए, अच्छा कहाँ कहाँ देखें। मतलब जब जितना आप इनको ऑनरशिप देते हैं ना, जब अगर हम ये बात करें घर के फ़र्द हैं भरे, ऐसे किसी को तो नहीं करते, लेकिन अब उनका तो कुछ नहीं कर सकते, आपके फैमिली मेम्बर हैं। आप उनको जितना ये कहेंगे ना कि देखिए आप ही डिसाइड करने वाले, आप उनको इन्वॉल्व करें और समहाउ उनको फील करवाएं कि डिसीजन तो आप ही कर रहे हैं। फिर वो कभी इतना ब्लंटली ये डिसीजन नहीं लेते कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फिर वो ज़्यादा थोड़ा सा वो हो जाते हैं अलर्ट के, अच्छा मेरे भी आ गया सारा। ये लोग आप आजमा के देखें, ये सिर्फ शोर में जाते हैं। अच्छा, लेकिन जब इन्हें कहा जाएगा टेक योर डिसीजन, इनकी डिसीजन मेकिंग ज़ीरो होती है। ये जो लोग बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर शो करते हैं ना, इनका डिसीजन मेकिंग बहुत वीक होता है। ये सिर्फ लोगों से कहेंगे ऐसे ना करो, वैसे ना करो, से पूछना अच्छा फिर क्या करें, अच्छा राइट डिसीजन, तो वहाँ पे ये बैक ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इसकी मैं बात कर रही थी कि उन्हें लगे कि आप तो इनसे एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपकी बाउंड्री भी है, और आप उनके साथ वैसे ही कन्फ्रंट नहीं कर रहे कि अब्बा जी आप तो चुप करके बैठे हैं, आपका ज़माना और था, ये सब चीज़ें फेल हो चुकी हुई हैं। आप उन्हें कि आप तो सही बता रहे हैं, अच्छा फिर इसमें ऐसे करें, मतलब उनको इन्वॉल्व करें और बड़ा टेक्टफुली उन्हें लगे कि ये तो मैं डिसीजन ले रहा था, और फिर वो रीथिंक करते हैं अपनी सोचों पे। अच्छा, ये तो आपने एक अच्छा पॉइंट बताया। साथ साथ मुझे बताइएगा, एक जानने वाले थे हमारे, छोटी थी बहुत, तो हम उनके घर ना बैठे थे, तो क्या हुआ कि उनके घर में ना इसी तरह से किसी चीज़ पे लड़ाई शुरू हो गई 2 भाइयों में। अब 2 भाइयों में लड़ाई शुरू हुई, तो एक वो मिलने आए थे अपने भाई के घर, उन्होंने कहा बेगम उठो, बच्चों को बोला उठो चलो। अब वो उठे, बच्चे उठे तो वो निकल गए, बेगम वहाँ बैठी रह गई। एक बच्चा उनके साथ निकल गया, एक बच्चा बेगम के साथ बैठा रह गया। तो जब बेगम घर आई तो उन्होंने तलाक दे दी। सुबह खबर आई कि भाई क्या हुआ, तलाक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि रात उनको बड़ा गुस्सा आया कि जब मैं अपने भाई से झगड़ा करके निकला तो मेरी बीवी को मेरा साथ देना चाहिए था, मेरे साथ खड़े होकर जाना चाहिए था, ना कि वो उधर बैठ के तो उधर तसल्लियाँ दे के तो झगड़ा सॉल्व करा दी थी। भाई जब मुझे नहीं करना सॉल्व, ये बैठी क्यों थी? तलाक। अपनी बात मनवाने के लिए कुछ लोग इस हद तक भी चले जाते हैं कि जो उनकी कोई बात ना माने, उनके कदम, उनके स्टेप पे फॉलो ना करे, तो लोग कहते हैं चलो कौन हो तुम। और यही इसी की बात करें कि आपने कोई बाउंड्री सेट ही नहीं की। मतलब एज अ वाइफ आप इतना बड़ा स्टेप एकदम से डाइवोर्स तक वो जाता है, जिसकी आपने हर बात मान के उसको इतना स्पॉइल कर दिया है
कि अब उसको पता है कि एक भी नहीं मानेगी ना मेरे पर डाइवोर्स है। जब उसको भी पता होगा ना कि सबसे पहले फिजा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, आजकल जो फीमेल्स को आप अगर जो आपने एग्जांपल बताई, वो फीमेल डेफिनेटली उस पर्सन पे 100% डिपेंडेंट होगी फाइनेंशियली एंड ऑल दैट। मतलब ऐसे कंट्रोलिंग बिहेवियर के लिए ना, घर गृहस्थी लेके चलने वाली औरत थी तभी तो कंट्रोलिंग बिहेवियर के लोग ये किसी हद तक थोड़ा सा सीधे रहते हैं इस तरह से, जब इनकी जो वाइफ है या अगर वाइस वर्सा है वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना कर रहे हों। मतलब वो डाइवोर्स की धमकी भी तब ज़्यादा सक्सेसफुल होती है जब तो पता है कि इसने जाना कहाँ है, इसको मैं अब सजा देता हूँ। जब उसको पता नहीं ये तो इंडिपेंडेंट है, तो उनकी वो मोटिवेशन भी डाउन हो जाती है कि अच्छा मैं इसको छोड़ भी दूंगा तो ये तो इंडिपेंडेंट ही है, फाइनेंशियली भी है, अपने आप को मैनेज कर लेगी, तो फिर वो इतना जल्दी उस पर नहीं जाते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस है ना, खासतौर पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये इनको इस तरह के कंट्रोलिंग बिहेवियर्स को ना डीमोटिवेट करने के लिए या थोड़ा सा उनको भी कंट्रोल रखने के लिए एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। नहीं, मगर अब जैसे आपने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लेडी की बात की, तो वो तो एक अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो आजकल के तो माशरे में हम बात भी ये करते हैं कि औरत को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपनी बच्ची को अच्छी तालीम दे और उसको एक अच्छा शऊर दे और उसको ऐसी अवेयरनेस दे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उसको स्किल सिखाए। आज की हम औरत को स्किल सिखाने की बात करते हैं, बिल्कुल, कि अगर अच्छा शौहर नहीं है, ससुराल वाले ऐसे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो फिर शादी कर लो, ठीक है। मगर जो औरत वाकई इस तरह घर बैठी है और सारी ज़िंदगी गुजार देती है अपने शौहर के साथ और इसी तरह रह रही होती है, वफादार होती है, और उसके साथ भी ये सलूक कर दिया जाए, सिर्फ कुछ इस तरह की आदत की वजह से कि कुछ लोगों की खसलत ऐसी है कि वो सामने वाले को जलील करेंगे अगर आपकी बात ना माने, वो चाहे उसमें उनकी अच्छा। ये जो बात मनवाने वाले लोग होते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान तो अपना खुद का करते हैं। आप इस बात पे एग्री करेंगे ना? बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, जिस शाख पे बैठे होते हैं उसी शाख को काट रहे होते हैं, तो ऐसे शेख चली होते हैं। तो इस पे भी जरा बात कीजिएगा। फिर अब इन औरतों के साथ इनको कैसे डील करना है, इन औरतों ने इन मर्दों को, और ये मर्द जो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, इन्होंने जैसे वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो एक चीज़ है, लेकिन बाकी वही बात कि मेजोरिटी या कह सकते हैं कुछ हद तक तो फीमेल्स वो है ना जो बिल्कुल डिपेंडेंट है। तो वो है कि आप देखें कि सालों साल की शादियां खत्म हो जाती हैं क्योंकि आपने इतना ज़्यादा ओबीडियंस, मतलब ओबीडियंस वो कहते हैं कि कंट्रोल, ओबीडियंस वो चीज़ है कि रिस्पेक्ट, ये जो लोग कंट्रोल करते हैं वो कहते हैं इसने मेरी फर्माबरदारी नहीं की, इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। तो ये उनके अपने वाले, मतलब उनके अपना पर्सपेक्टिव है, अपना वो जो एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनके शादी से पहले चलते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन वो जो फीमेल है, चाहे वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको इनकी हर बात से एग्री जब तक करते रहेंगे ना, आप अपनी कोई बाउंड्री सेटिंग नहीं करेंगे, नहीं करना, और बहुत रिस्पेक्टफुली अपने बताना है कि यहाँ तक मैं मान सकती हूँ, इसके बाद अल्लाह ताला ने भी मेरा राइट रखा है कि यहाँ से यहाँ तक। मतलब आप इस्लाम भी आपको सपोर्ट करता है और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हाल ही इंडिपेंडेंस एक चीज़ है, आपने हर बात से एग्री नहीं करना। यू हैव टू मेक योर बाउंड्रीज, चाहे आप इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे आप इलिटरेट फीमेल भी कई ज़्यादा समझदार होती है एज कम्पेयर टू लिटरेट। तो वो अपना घर आप देखें, जो इलिटरेट फीमेल्स हैं, मतलब अनएजुकेटेड है, यू कैन से जो फॉर्मली एजुकेशन है, वो अपने घर को कई बेहतर मैनेज कर रही होती है एज कम्पेयर जो आजकल हम सारे एजुकेटेड हैं। वो बहुत मैनेज कर, वो क्यों कर रही होती है, उन्हें पता है कि कहाँ मैंने ज़रा प्यार से बात, चलो मेरी बात, उन्हें अपनी बात मनवानी भी आती है, अगर माननी आती है ना मनवानी भी आती है। तो आजकल हमारा कंट्रोलिंग बिहेवियर वो सारा एक स्पाउस का एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे अंदर भी सब्र खत्म हुआ है और ये नहीं पता कि टैक्टफुली हैंडल कैसे करना है। आपने देखा है कि जो जितनी भी ये जो देहात में रहने वाली फीमेल्स हैं, इनकी मैनेजमेंट हमसे कई ज़्यादा बेहतर होती है, कैसे लेके चलना है रिश्तों को, कैसे बात कौन सी माननी है और किस तरीके से मनवा। उनके मियाँ भी उनके बड़े हाथ में होते हैं, बड़ी कैसे होते हैं, अब देखिए ना, होती है, कहने वो कुछ सुना दे आगे से, वो भी सुना दे। मेरे एक थे ड्राइवर और उनकी बेगम, मियाँ कुछ कह दे तो उनसे 4 गुना ऊपर सुनाती। तो वो बैलेंस वही कह रहे हैं कि अब वो टाइम कब आता है कि 4 गुना आगे से सुनाते, जब पीछे थोड़ा सा उसने बाउंड्री सेट की है और उसने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ आपकी बातें सुनने के लिए, ये नहीं है, मैं तेरे लिए छोड़ के। कंट्रोलिंग बिहेवियर को भी एक बार मैसेज मिल जाए ना कि अब कोई है आगे से जवाब देने वाला, जो उनको जवाब इन रिस्पेक्टफुली नहीं देता ना, तो उनको मौका मिलता है कि उसको और दबाओ। अच्छा, ऑफिस वाली सिचुएशन में भी यही है, आप देखें इन जैसे लोगों के साथ दबना नहीं है, दबना नहीं, अदरवाइज हर बात नहीं माननी डेफिनेटली, लेकिन रिस्पेक्टफुली आपने अपनी बाउंड्री मेंटेन करनी है। और रिस्पेक्ट का दामन नहीं छोड़ना, ताकि वो कल को आपको कभी ये नहीं कह सकते क्या तुमने मुझसे, हाँ उनके अपना पर्सपेक्टिव गेम खेलेंगे ना, ब्लेम गेम खेलेंगे कि देखो तुमने भी तो चीखी, और ये आपको भड़का के आप कहेंगे मैं पागल होगी, मैं चीख रही हूँ, बाद में ये सारा बच्चों से कहेंगे देखो माँ पागल है या बाप पागल है, और पता चलेगा कि पीछे से वो जो एक ट्रिगर किया था ना, वो इनकी कंट्रोलिंग बिहेवियर ने किया था। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि वो आपसे ऊंचा ऊंचा बोल के बातें मनवा रहे हैं, कंट्रोलिंग का मतलब ये भी है कि आप आहिस्ता 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 अंदर चुप करके बीवी को या हस्बैंड को कमरे में ले जाके और उसको इस तरह से ट्रिगर कर रहे होते हैं कि जब वो बाहर आके फटती है सबके सामने तो कहेंगे देखा ये पागल है। और अच्छा, ये कंट्रोल ऐसे जो लोग होते हैं क्या अंदर से खुद भी कमजोर और खौफजदा होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ये मोस्ट इनसिक्योर पर्सनैलिटी होती है, जो सिक्योर पर्सनैलिटी तो नहीं लगते
फिजा जो सिक्योर पर्सनैलिटी होती है ना, वो कभी भी दूसरे को, मतलब आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आपने सोशल मीडिया पे शायद वो पिक्चर भी देखी हो आप, जैसे एक बात बनी हुई ना, खाली बर्तन शोर मचाता है, शोर मचाता है, कंट्रोल करता है, होता कुछ नहीं है। बड़ी अच्छी पिक्चर है कि उसमें ना एक पर्सन, दो दिखाए में, एक पर्सन दिखाया उसका मुंह बहुत खुला हुआ है और उसके पीछे ब्रेन खाली है, और एक है जो चुप है उसके पीछे दिखाया हुआ है पूरा उसके ब्रेन के अंदर ना बुक्स वगैरह और नॉलेज और वो सारा। हाँ। इट मीन्स कि जिसको जितना नॉलेज होगा ना, ये बेसिकली शो करते हैं कि सारे मशवरे हमसे लोग बड़ा नॉलेज है। हाँ। जिसके पास नॉलेज है वो यूजुअली चुप होता है, और इसलिए कहते हैं जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। कि ज़र्फ है, नॉलेज है, तो वो कहेगा कि मुझसे कोई पूछेगा, मशवरा लेगा तो मैं बोलूँगा ना। ये खाली बर्तन की तरह, मतलब आपको जैसे ये पर्सपेक्टिव है जब अपना समझना है कि अच्छा वो बीवियाँ जो अच्छा यहाँ हस्बैंड मैनेज करते हैं, उन्हें पता है इसने बजना है थोड़ी देर के लिए और इसको टाइम दो, उसके बाद फिर जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि डूबने के टाइम ना सिखाएंगे स्विम कैसे करना है, अभी बजने दो, इसका टाइम है, इसने बोलना है, इसने ये सब कुछ, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है। ये थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, अदरवाइज आप कहेंगे ना कि बैठ के फिर वो डाइवोर्स आती है, कन्फ्रंटेशन शुरू होती है, लड़ाइयाँ, और अल्टीमेटली जो कंट्रोल नहीं कर रहा होता ना उस पर बात आती है। और बिल्कुल ये इनसिक्योर होते हैं, जो पर्सन सिक्योर होगा ना हमेशा दूसरे को मौका देगा कि वो बात करे, डिस्कशन के ऊपर वो बिलीव करेगा, ये नहीं कि बस मैंने कह दिया। और ज़िंदगी की खूबसूरती ये कि आप बोले नहीं, हाली सुने भी आगे से दूसरे की, और आप देखें कि सुनने में ज़्यादा आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। ऐसे ही है, और गुफ्तगू शुरू भी वहीं से होती है जब आप सुनते हैं, एक्टिव लिसनिंग और सारा। तो बिल्कुल ये पर्सनैलिटी अगर सोचती है ना कि हम कंट्रोल करें, हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये वो है जो सबसे वीकेस्ट पर्सनैलिटी है और सबसे कमज़ोर और सबसे डरी हुई पर्सनैलिटी कह सकते हैं, विद लो सेल्फ इस्टीम। थैंक यू सो मच आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़े अहम मौजू के ऊपर हमारे साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें बताएं, क्योंकि आज हमने ज़्यादा बात जो की है वो डील किस तरह करनी है इस तरीके के लोगों को जो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपके लिए बड़ा ये हेल्पफुल रहा होगा आज का एपिसोड। देखते रहिए हमारा शो, हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। थैंक यू आमना। यू वेलकम। बच्चों को दुआएं, फिजा है मेरा नाम। वाह, बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम। बच्चों को सलाम, सॉरी, बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम। अब सही है? बिल्कुल सही है यार, मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए तुम लोग। बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम। ये जब मेरी कॉपी करे ना, लड़की की आवाज़ निकाल रहे, मेरी आवाज़ निकाल रहे। नाज़रीन, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि आजकल टिकटॉक पे बहुत वायरल है, और आपको पता है मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जो बन चुके हैं, उनका प्लेटफॉर्म नहीं है। उनके लिए बहुत इज्जत, बहुत दुआ है, मगर ये प्लेटफॉर्म ख़ास उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को यहाँ पे ज़ाहिर करना चाहते हैं। नाज़रीन, मेरे पास है मियाँ नवाज़, जो कि अली मिमिक्री के नाम से टिकटॉक के अकाउंट पे बहुत मशहूर हैं अपने, और बहुत इनके लोग इनको फॉलो करते हैं, और ये 50 से ज़्यादा लोगों की मिमिक्री करते हैं। ही इज़ अ मिमिक्री आर्टिस्ट। क्या टैलेंट होगा जो 50 से भी ज़्यादा लोगों की मिमिक्री करते हैं। आप यहाँ पे कॉल भी करते हैं, किसी का नाम लेते हैं ना, तो ये आपको वैसी ही मिमिक्री करके दिखाएंगे, और सारी फेमस पर्सनालिटीज़ की। तो क्या हाल है जी, कैसे हैं अली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। 50 से ज़्यादा लोगों की मिमिक्री कर लेते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से सीखी ये सब कुछ? बस ये गॉड गिफ्टेड है। 2012 से मैंने स्टार्ट किया था मिमिक्री करना, और अभी तक माशाल्लाह 50+ वॉइसेस में कर चुका हूँ। वाह। तो घर पे किसकी आवाज़ें निकालते थे? घर में ज़्यादा, अम्मी गुस्सा करे, अब्बू की, किसकी कॉपियाँ करते? नहीं, ज़्यादातर तो ये होता है कि जब अब्बू उससे हो तो फिर मैं लड़की बन के बोल देता हूँ। अच्छा अंकल बस करें ना, क्या हो गया, बच्चा है ना, जान छोड़ दें इसकी। और अगर अम्मी गुस्सा करे तो? माँ जी बेफिक्र हो जाओ, कोई गल नहीं, बच्चे को गलती हो ही जाती ना, कोई बेटा चले आप आराम से बैठे अंदर। माँ जी खुश हो जाती है। यहाँ पे कोई टेप रिकॉर्डर लगाया हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये गॉड गिफ्टेड है, शुरू से इसी तरह कर रहा हूँ। आते के साथ मेरी कॉपी शुरू कर दी। अच्छा, कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ जिनकी आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो, मैं अगर ऐसी अपनी मर्जी से अगर नाम लेना चाहूँ तो आप कर लेंगे? आई विल ट्राई इंशाल्लाह, अगर मुझे हुआ फ़ौरन से। मौलाना तारिक जमील साहब की कर सकते हैं? तो मेरा भाई है दुनिया में ज़िंदगी है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनकदर, कभी दर बदर, हमें आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ से गुजर गया। तो मेरे भाई आज हम फिज़ा अली के शो में बैठे हैं, अल्लाह मेरे इस बहन को लंबी और खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन सुल्मा आमीन। ओह माय गॉड। अच्छा, उसके बाद ये जो एक मिस्टर पतलू हैं,
उनकी आप बता रहे थे हमारी टीम को कि उनकी भी बहुत अच्छी आपने जी रिसेंटली आप मैं काफ़ी देर से उनको मतलब देख रहा हूँ 2 ईयर्स से तकरीबन मिमिक्री वो उनकी मैं कॉपी कर रहा था मिस्टर पतलू को, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में तकरीबन क्योंकि आउट ऑफ कंट्रीज़ में लोग उसको जानते हैं उसके वीडियोज़ की वजह से, उसके लाइव होस्टिंग की वजह से। तो मैंने उसी को कॉपी करने के बड़े लोगों ने मुझे कहा कि इसकी वॉइस कॉपी करके दिखाओ, तो तब माने। तो मैंने इसकी बड़ी ट्राई की और इंशाल्लाह विदिन 1.5 मंथ में मैंने इसकी वॉइस कॉपी की है। उसके बोलने का लहजा कुछ इस तरह से है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम पिंड वाले, की हाल है भाई जान? ठीक ठाक जी। जो साहब मर गए थे भी असी आ गया फिजा अली दे शो च, ठीक है माशाल्लाह बड़ी वड्डी होस्ट है। हाँ जी पर कोई गल भाई बथेरी वाला वीडियो वेखी है, तो मैं सोचा चोई साहब इन्हों के लैब से जावांगा इन्हों के प्रोग्राम के। हाँ जी, तो उत्थे जाके जरा अपना भी इंटरव्यू देंगे, उन्होंने दसा कि भाई ये भी रियल टैलेंट कहते, ठीक है। इस बंदे ने 12 साल मेहनत की है, ठीक है। अज पहली बार ये टीवी के आ रहा है, ये वास्ते बड़ी खुशनुदी है। हाँ जी, बड़ी मिसाल वड्डी है ना। हाँ जी, ये भी गल है। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी नहीं तो मुलाकात होगी एक चंगे प्लेटफॉर्म पर, की पता फिजा ली सानू इत्थे रख ले, है ना। सिर्फ पाकिस्तानी है, फिर बाहर के भी जो ममालिक के लोग हैं, जी इंडियन हॉलीवुड लॉलीवुड बॉलीवुड सारी सब जगह का आपको है वो? जी इंडियन कुछ कैरेक्टर्स। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन कुछ ऐसे बोलता है, हेले ऐसे थोड़ी ना होता है माँ, मैं जादू के पास जाऊँगा माँ, यहाँ मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी शक्तियों का गलत फ़ायदा उठाते हैं माँ। जादू। अच्छा अमरीश पुरी साहब की, अरे बसंती, अरे पिछले 30 सालों से देखता आ रहा हूँ, अरे फिजा अली का बड़ा नाम सुना है। अरे हम तो चाहता हूँ अरे इन्हीं के थ्रू हमारी भी ज़िशान रोकड़ी से मुलाकात हो जाए। ब्लडी फूल। दिल जले, दिल जले। अरे जश्न का इंतमाम हो। अच्छा जी, शाहरुख खान। क्या कहो? अरे सनोरीटा, तुझे कब से कह रहा था? अरे यहाँ पे आज फिजा अली के शो में आया। अरे सनोरीटा, अरे देखना, अरे तेरे सामने बैठा हूँ, अरे आज भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे माँ बोलना। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन ज़रूर आएंगे। अरे बुढ़िया, मरे हुए वापस नहीं आते, अरे अपने हाथों से मारा है। हाँ देखना, माँ करण आ गया तो देख अर्जुन भी आएगा। अरे अर्जुन भी आएगा माँ। अमेजिंग। सलमान खान, सलमान खान का थोड़ा बहुत कम आता है, उसके थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ। उसकी जगह पे हम नाना पाटेकर कर लेते हैं। नाना पाटेकर कर दे, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। नाना पाटेकर कुछ इस तरह बोलता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। अरे सब मरेंगे, साला एक मच्छर बंदे को हिजड़ा बना देता है, ऊंची दुकान फीका पकवान चलाता है मुँह उठा के। अरे सब अच्छा है। एक ब्रेक ले लिए, मगर मेरे स्टाइल से अगर आप ब्रेक ले लेंगे तो बता देंगे तो फिर चले जाते हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि अभी ब्रेक ले लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। ब्रेक ले ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, ज़बरदस्त अली मिमिक्री हमारे साथ मौजूद है और क्या मिमिक्री कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। एक और ज़बरदस्त कैरेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद है, तारिक अजीज़ साहब का, अगर वो भी आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करके दिखाएं। जी ज़रूर, मैं ट्राई करूँगा कि मेरे वाले साहब के बड़े फेवरेट हैं। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था, 10-12 साल का, तो वालिद साहब जो है वो हम टॉम एंड जेरी कार्टून वगैरह देखते थे। वो कहते थे कार्टून वगैरह छोड़ो, तारिक अजीज़ साहब को सुने को, नीलाम घर प्रोग्राम लगता था, तो वो वालिद साहब क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन होती थी ना। इस बात को लोग गलत ना समझ लें, इनके वालिद साहब इसलिए कहते थे कि बच्चों को इन्फॉर्मेटिव शोज़ दिखाने चाहिए, उसमें इन्फॉर्मेशन होती थी, सवाल जवाब करते थे, खेल होता था, मज़ा होता था, एंटरटेनमेंट होता था, ऐसे ही। जी बिल्कुल ऐसे, इसलिए कहते थे कार्टून वगैरह छोड़ो, ये वाली बात इसीलिए। ओके, गलत बात लिख देते हैं फिर। और साथ ही मतलब तारिक अजीज़ साहब का बोलने का लहजा कुछ इस तरह से होता था, जब जी इब्तिदाई रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, देखती आँखों सुनते कानों को मेरा सलाम पहुँचे। जी आज के मेहमान गिरामी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, फ़िज़ा मेरे साथ हैं। तो शायर लिखता है कि यूँ बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, यूँ बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जी ये फूलों का गुलदस्ता आपके साथ जाएगा। वतन अज़ीज़ को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। और वो देखती आंखें सुनते कानों, ये भी जी देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम पहुँचे, इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। तो शायर लिखता है
कि मट्टी मेरी कब्र से चुरा रहा है कोई, मरकर भी बहुत याद आ रहा है कोई, ए खुदा एक पल की ज़िंदगी और दे दे मुझे, उदास मेरी कब्र से जा रहा है कोई। वाह अरे वाह, ये वाटर कूलर आपका हुआ। ये वाटर कूलर अच्छा, कोई 5 कैरेक्टर्स हैं जिनको आप परफॉर्म करते हैं एक साथ? जी, है ना? इसी तरह। मोबाइल रख दे जरा साथ पे। अब आपके अंदर वो 5 कैरेक्टर्स जो है आ गए। वो वैसे भी आ सकते थे मोबाइल पे। अच्छा, अब आप परफॉर्म करें। अब वो जो 5 कैरेक्टर्स हैं वो एक फैमिली कैरेक्टर्स हैं और आई होप के लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं टिकटॉक पे 2019 से लाइव होस्टिंग कर रहा हूँ। एज यूए में था मैं उस वक्त, तो उस वक्त मैंने ये जब 5 कैरेक्टर्स कोरोना डेज थे और लोगों को मोटिवेट करने के लिए ना, मतलब लोग हर तरफ ही अफवाहें थी कि यार इतनी मौत हो रही है, इतनी डेथ्स हो रही हैं, तो मैं क्या करता था, दादी अम्मा का जो कैरेक्टर ना बूढ़ी औरत की पिक्चर लगा के, तो मैं ऐसे शुरू होता ना पोते एडा रोला पाते है कोई नहीं, करोना की जो मौत आनी उदों तो आनी आनी है ना, पहला ड्रामा करके ले साडे मरन वाले हो गए, साडे इदा हो गए, इदा का कुछ नहीं होता, नहीं अपना अपना जंगीर है। जी माँ जी आपने बुलाया मुझे? अब पुत मैनू दसे ना, मेरा जरा बीपी हाई होन दिया वा। नहीं माँ जी मसला नहीं, अभी हल करवाते अपना। रहमत और रहमत, ये तो माँ जी पता नहीं सुनता नहीं। वे अपना रामू। हाँ जी साहब जी। बेटा किधर हो तुसी? साहब जी मैं भांडे धोन दिया सी। अच्छा बेटा, ये आप यहाँ पे आए हैं, फिजा अली की शो में आए हैं, आप यहाँ पे बर्तन धोने आए हैं? साहब जी मैंने हुण की पता सी तुसी क्या उत्थे जाके भी भांडे धोने ने। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। माँ जी की कहना चाहोगे? ना पुत इनू कहे हूँ तो जाने नू के घंटा हो गया, मैं बीपी हाई नाल बैठी है, ते डॉक्टर नू बुला ले इत्थे। माँ जी आप ऐसा करिए, अपना बेटी की तरह आशा की तरह। पता नहीं बाहर गई होनी है। नहीं आशा साहब जी मैं बुला दा। ये बेटा आप चुप करके बैठिए यहाँ पे, तू बर्तन तो गया, चुप करके बैठते। आशा बेटा बात सुने। बाबा आपने बुलाया मुझे? और जी बेटा मैं कह रहा था माँ जी की तबीयत खराब है, आप बाहर क्या कर रही हैं? बाबू वैसे फ़ोन आ गया था ना, वो फिज़ा अली के शो में जा रहा था हमने, तो इनके साथ बात हो रही थी कि हमने कब तक आना है। अच्छा बेटा आपको पता है फ़ोन ठीक है अपनी जगह पे, माँ की तरबियत पहले है, ठीक है? माँ जी बताओ क्या मसला तो? बाबा ऐसे है कि दादू बहुत ड्रामेबाज है, मैं पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ दादू कभी टिकटॉक वीडियो बना रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, और यहाँ पे आपके सामने ऐसे बोल रही है। नहीं बढ़िया हम तो जानी तेरे ब्याह थे ना, मैं तो चाहनी है पहला मैं मर जाऊँ थे। चले माँ जी चुप करिए, कोई बात। बेटा आपने नेक्स्ट टाइम ना माँ के साथ ऐसे बात नहीं करनी। बाबा आप भी तो दादू को समझाए कि चुगलखोरी करती रहती है, जब देखो मेरे पे फोकस करती रहती है, नजर लगाए रखती है, मैं जिससे बात करती हूँ आपको बताती रहती है। चलो बेटा कोई बात नहीं, मसला नहीं, माँ जी चुप कर दो। ठीक है, इन्हों बस अगे रख ला, सानू मार दे तू इत्थे ही। वेरी नाइस वेरी नाइस। आखिर में नबीता जो डोरेमोन के कैरेक्टर्स हैं, अगर उस पर कर दें तो फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। और मैं आपको थैंक यू कहती हूँ पहले ही, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा टैलेंट है। मैं चाहूँगी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिमिक्री आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, कार्टून्स में, वॉइस ओवर्स में, इनको कास्ट कीजिए, इनको लीजिए और इनका टैलेंट जो है उसको मज़ीद उभारिए। जी जी जी। अब बच्चों के जो कार्टून उस पर जैसे कि नोबिता डोरेमोन, वो कुछ इस तरह से। अरे नोबिता तुम वहाँ मत जाओ, वो तुम्हें मारेंगे। अरे मुझे तो लगता है कि जिया ने उनको सब कुछ बता दिया है। अरे इससे पहले कि हमें कोई और पकड़े, अभी तुम कहाँ पे हो? अरे मोटू। अरे बड़े भैया, अरे खाली पेट दिमाग की बात नहीं चल रही। अरे फिजा जी, अरे कुछ तो खिला दे। Very nice. Children, we'll take a short break. We'll be right back. Keep watching Morning with Fiza. वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन अभी एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि इशू है लोगों को, और इशू होने से पहले हम चाहते हैं कि अगर जिनको नहीं है तो वो थोड़ा एहतियात कर लें, क्योंकि गर्मियाँ जब शुरू होती हैं तो उसमें बहुत से लोगों को, जैसे कुछ लोग कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, उनको चक्कर आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, कानों से कुछ लोगों के वाकई हीट स्ट्रोक वाले धुएँ निकल रहे होते हैं, फिर उसकी वजह से लथार्जिक होती है बॉडी और डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी को, और गर्मियों में कोई ऐसी मैं कहूँगी कि तिब्बी इलाज जो आप घर से कर सकें, या फिर जो आपको हिकमत में हो और उसके अलावा जो हर्ब्स में हो, अगर वो आपको पता चल जाए तो आपके लिए बड़ी सेफ़ होती हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि इलाज इन्हीं में है। तो हमारे पास मौजूद हैं हकीम हाफिज़ फरहान साहब, और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, आज हमें गाइड करेंगे कि हम इस गर्मी के मौसम में किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है फरहान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान साहब आज हम गर्मी के मौसम में जो बहुत लथार्जिक बॉडी हो जाती है, सुस्ती होती है, कमज़ोरी होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बताइएगा कि किस वजूहात की वजह से ज़्यादा अटैक करती हैं बंदे के ऊपर? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहला काम तो हम जब गर्मी में बहुत ज़्यादा निकलते हैं
और मौसम जब गर्मी का आ जाता है लेकिन हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह और फास्ट फूड, यंग्स फूड, इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसको बढ़ जाता है। अब देखिए मौसम में भी गर्मी हो और हम ऐसी ग़िज़ा ले रहे हों जिसके अंदर हरारत बहुत ज़्यादा हो, तो जब हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, फिर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उससे इंसान कमज़ोर हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस मौसम में अगर शादी भी आप जाएँ तो थोड़ा सा खाना आपने एक्स्ट्रा खा लिया, या मुरगन अग़ज़िया, या वहाँ पे हबस है, मौसम वहाँ पे टेम्परेचर सही नहीं है, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और सारी फूड पॉइजनिंग का मसला भी बन जाता है। तो ऐसे सारे मामला से बचने के लिए एक तो सबसे पहला काम करें कि गर्मी में ज़्यादा कम निकलें। ऐसे मौसम में हमें चाहिए कि जो दिन का टाइम है ना उसमें हम रेस्ट करें, या अगर सफ़र भी कर रहे हैं तो कहीं स्टे कर लें। साथ ही साथ हम पानी का इस्तेमाल भरपूर करें, ठीक है। उसके साथ ऐसी अग़ज़िया का इस्तेमाल करें जो गर्मियों में ज़्यादा बेहतर हैं, जिससे डिहाइड्रेशन भी ना हो, जिनके अंदर रतूबात की ज़्यादती हो। जैसे मौसम में खरबूजे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तरबूज आ गया है, तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसमें तुखम बालंगू का इस्तेमाल करें, गूंद करी कतीरा का इस्तेमाल करें, इमली आलू बुखारे का इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी में पानी की कमी भी पूरी रहेगी और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी और फूड पॉइजनिंग का शिकार भी नहीं होंगे। और इसी मौसम में अगर आप देखा जाए तो इसी मौसम में ताज़े ये कद्दू, तोरी और टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, इस तरह की सब्ज़ियाँ भरपूर ताज़गी के साथ आ जाती हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और मटन, बीफ, चिकन का इस्तेमाल कम कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हम गर्मी से बच सकते हैं। और गर्मी का जो सबसे बड़ा मसला एक और है कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ होना शुरू होती है। जैसे ही हरारत बढ़ती है, गर्मी अंदर बढ़ती है, हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से नकाहत और कमज़ोरी की वजह से ब्लड प्रेशर लो रहना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, चला नहीं जाता, पट्ठों में कमज़ोरी और दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हमें महसूस होती है। कल एक पेशेंट आया, वो कहता कि साहब देखिए मुझे ना ऐसे आवाज़ आ रही है, तो मैंने देखा तो ठक ठक की वाकई उसने सिर्फ चिकन खाया था उस टाइम। तो हमें ग़िज़ा का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको ऐसी चीज़ें हम बताएंगे जो इस्तेमाल करने से तबीयत बेहतर क्या बात है जी। रोज़ मुझसे भी लोग पूछ रहे थे कि मैं इस जादुई बोतल में क्या लेकर आती हूँ। रोज़ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मगर आज वाली मैं बता देती हूँ क्योंकि आज हमारे मुझे लगता है शो के हिसाब से थोड़ी मैच करती है। इसके अंदर है चिया सीड है, ठीक है। मैं रात को आंवला जो सूखा होता है और उसके साथ पनीर डोरी जो है वो भिगो के रख देती हूँ। सुबह उसको दबा दबा के जो उसका पानी है वो छान के तो ये पानी निकालती हूँ। देख लें आप, अंदर दिख रहा है आपको, कैमरे में दिख रहा है, एक बार दिखा दें, एक बार ऐसे दिखा दें। इस तरीके से इसके अंदर जो है ना ये सारा कुछ है और इसके अंदर चिया सीड है और वही पानी जो है वो डाल के थोड़ा सा जो पानी ख़त्म होता जाता है तो फिर उसमें मैं अपना पानी ऐड करती रहती हूँ और इसी को पीती रहती हूँ। सर इसकी इफादियत बता दें क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा पता है। आंवला के हवाले से पहले भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। आंवला जो है ये तरियाक है पूरी बॉडी के लिए। अभी भी आज एक पेशेंट आया तो मैंने कहा था कि आपने लगातार मुरब्बा आंवला खाना है। वो सुबह तकरीबन 2 महीने से खा रहा है, तो एज उसकी चूँकि 26-27 साल, 2 महीनों में उसके काफ़ी ज़्यादा बाल वाइट थे जो ब्लैक हो गए हैं सिर्फ मुरब्बा आंवला खाने से। और वो कह रहा है कि इतनी अच्छी मेरी सेहत पहले नहीं थी कभी भी जितनी ये 2 माह में हुई है। यानी कि मुरब्बा आंवला दिल के लिए, दिमाग के लिए, जिगर के लिए, बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। क्या बात है, देख ले मैं काम की चीज़ पी रही हूँ क्योंकि मैं हर्ब्स के साथ जुड़ी हूँ इसलिए मैं सेहतमंद रहती हूँ। आज हम सबसे पहले क्या बताएंगे, क्या बना रहे हैं आप? ये जी मैंने जो नकाहत और कमज़ोरी के लिए बताया ना आपको, ये सदियों से एक चीज़ चलती आ रही है, हमारे बुजुर्ग बनाते थे लेकिन अब ना बहुत सारे लोग कम हो चुके हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है। आंवला से ही शुरू करते हैं। ये मैं आज आपको ना एक ये थोड़ा सा माजून बनाना सिखाऊंगा। अगर ये आप बना लें तो इंशाल्लाह आप फिट भी रहेंगे। बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज है। उसमें सबसे पहले ये मुरब्बा आंवला, ठीक है। सबसे पहले आपने मुरब्बा आंवला लेना है और मुरब्बा आंवला जो है इसके साथ थोड़ी थोड़ी इफादियत बताता जो अभी बताई थी मैंने। ये दिल के लिए, दिमाग के लिए, बालों के लिए, स्टमक के लिए, आंखों के लिए बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। और इसी तरह ये है मुरब्बा गाजर। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है। मुरब्बा गाजर ये है ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की कमी हो चुकी है उनके लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ऐसे अफराद इसका इस्तेमाल सुबह जिनके अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, खून की किल्लत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुरब्बा गाजर सुबह के टाइम थोड़ा सा खा के साथ 1 गिलास दूध पी लें तो कमाल का रिजल्ट है। 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर देखेंगे चेहरे के अंदर सुर्खी आना शुरू हो जाएगी, खून ब्लड इनका जो है ना खून पूरा हो जाएगा। चम्मच ला दे, चम्मच में मांग रही हूँ बार बार, या तो जवाब दे दे कि चम्मच नहीं है, घरों पल्ले लेके आया करें। फिजा जी बता दे मुझे।
अच्छा, ये है जी मुरब्बा सेब। मुरब्बा सेब जो है, सेब की जहाँ पे भी बात आती है दिल की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप सेब का मुरब्बा खाना शुरू कर दें और सुबह के टाइम साथ दूध इस्तेमाल कर लिया जाए। वो सेब का मुरब्बा जो हम बच्चों को देते हैं, ये दिल के लिए, दिल की धड़कन तेज़ होती हो, कमज़ोरी हो, नकाहत हो, और ऐसे अफराद जिनको एंजाइटी, नींद सही तरीके से नहीं आती, खुश्की है, उनके लिए कमाल का इसका रिजल्ट है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अफादियत बताने का मकसद है कि जो इन सारी चीज़ों से हम बनाएंगे ना तो उसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं, ये है जी मुरब्बा बही, इसको सफरेजल भी कहा जाता है। मुरब्बा बही आजकल के मौसम में बहुत कमाल की चीज़ है। ये अक्सर ऐसे अफराद जिनके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नकाहत हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, या खुशक खांसी हो जाती है, उसके लिए ये कमाल की चीज़ है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने पहली मर्तबा सुना है। इसका जिक्र हदीस में भी आता है सफरेजल। तो ये जो है बड़ा ज़बरदस्त टेस्टी भी है और इसके फ़वाइद बहुत हैं। ऐसे अफराद जिनके दिल की धड़कन तेज़ होती है। किस चीज़ का है ये, मतलब समझ नहीं आया। ये सफरेजल एक फल है। अच्छा, फल। हाँ, ये सेब की तरह होता है, बड़ा हार्ड होता है। हाँ। उसका और ये इसके और भी ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो आप सिर्फ इसे ही खाना शुरू करते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाता है। बड़ा कमाल का है। अच्छा, उसके बाद ये चार, इसके मैंने आपको फवाद बताया, ये चारों मुरब्बे आपने ले लेनी है। 125 ग्राम ले लें या 150 ग्राम ले लें, यानी कि एक ही क्वांटिटी आप इसकी ले लें। इसको आप अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद आप इसको खुशक करेंगे। खुशक करने के बाद जब ये खुशक हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर आपने इसको कूट लेना है। ये देखिए, मैं आपको ये ना साथ कूट के लेके आया हूं, थोड़ा सा दिखाने के लिए। ये देखें, ये आपने इसको कूट लेना है। कूटने के बाद ये चीज़ आपके पास तैयार होगी। अब इसमें हमने क्या करना है, ये मैंने इलायची और ज़रिश्क, हाँ ये भी इसको पूरा कर लें। ये इलायची और ज़रिश्क ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी अफादियत और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके साथ हम ये लगाएंगे जी, चांदी के वर्क ऊपर लगाएंगे इसके। इलायची के पूरे बता दें फवाइद सारे। हाँ। क्या क्या हो जाएगा? इलायची जो है ये मोतदिल होती है दिल की धड़कन के लिए, मुंह की बदबू के लिए, ऐसे अफराद जिनके पसीने से स्मेल आती है उसके लिए कमाल का रिजल्ट है। ठीक है, और ये मुफर्रे है। हाँ, ये पूरा मिक्स करें कि अभी इसके ऊपर हमने ये चांदी के वर्क लगाने हैं ताकि आपका दिल अच्छी तरह मजबूत हो जाए। आपने बहुत ज्यादा वर्किंग करनी होती है तो आपका दिमाग का और दिल का काम बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप ये मेरे लिए लेकर आए आज। ये आज ये मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हम इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाएंगे। ये बड़ा खूबसूरत सा एक ना माजून तैयार हो जाएगा। तो ये आप घर में खुद बनाएंगे तो ये सस्ता सा बनेगा, मेहनत होगी, लेकिन अगर आप बाजार से परचेज करेंगे तो काफ़ी महंगा मिलता है ये। ठीक है, तो इसके फ़वाइद, अब आते हैं इसके फ़वाइद पे। ऐसे अफराद जिनकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, नकाहत है, कमज़ोरी है, टांगों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, बाल जो है उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसे तमाम अफराद इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर वो करेंगे तो फौरी तौर पर रिजल्ट ये मिलेगा कि एक हफ्ता इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और ऐसे अफराद जो जिम करते हैं उनके लिए तो ये सोना है। इसी तरह ऐसे अफराद जो गेम वगैरह, क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल वगैरह खेलते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये फूड सप्लीमेंट है। बजाय इसके कि वो ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करें केमिकल वगैरह, तो नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। सर, ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ सिवाय इसके, मगर जिस तरीके से आज आपने ये चीजें बताई है ना, जी जी, ऐसा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये इतना आसान तरीका आपको बता दिया। फिर ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, और ये जो आपने इलायची डाली है ना, इलायची की क्या रेसिपी बना के डाली है, इसको भी अलग से बताना पड़ेगा। ये बता देता हूं, ऑडियंस को समझ आएगी, क्योंकि ये ट्रिक मुझे भी चाहिए आपकी। ओह माय गॉड। अब ये देखिए, अच्छा इसके ना, इसके वो जैसे खीर के ऊपर नहीं लगाते, देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। अब देखें शक्ल, देखें अब ये ना देखने में भी इतना अच्छा लगेगा कि आप ना दिल करेगा इंसान का खाने को कि इसको हम ना खाएं। वाह वाह वाह। और ये वाकई जायकेदार है। जो जब से ये इलायची वाली चीज़ डली है उसके बाद तो और इसके अंदर हल्की सी मिठास भी है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। इलायची की रेसिपी बतानी है अपना। हाँ जी। सुने, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ ना कि हिकमत के साथ जुड़ जाएं, हर्ब्स चीज़ों के साथ जुड़ जाएं, और ये जो सारी तिब के जो इलाज हैं ये सारे बड़े फ़ायदे वाले हैं, इनमें नुकसान कुछ नहीं है। ऐसे हकीम के पास जाएं जो सर्टिफाइड हकीम हो और आपका इलाज करे और आपको बताए। आपका जिस्म वाकई चुस्ता, ताकतवर, और आपका दिमाग बड़ा तेज़ हो जाता है। आपको ये सारे जो इशूज़, ये जो हमें गर्मी, सर्दी और ये जो सारे ख़ज़ा बहार के जो मौसम होते हैं, इनमें जो इशूज़ होते हैं, अगर हम इन चीज़ों के साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग
कभी भी बीमार नहीं होंगे। आपको बताऊँ ये शुगर वुगर भी हम लोगों की वजह से होती है, हम अपना ख्याल नहीं रखते। अब मैं भी बात यही कर रही थी, मैं कह रही थी कि मैं पनीर रोटी का पानी पी रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कभी शुगर नहीं होगी, जबकि मेरी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा नहीं होगी, इसलिए क्योंकि पनीर रोटी का जो पानी है, जो पनीर रोटी है दी शुगर के इलाज के लिए जाती है। तो जब मैं इनसे बात करती हूँ तो मुझे और भी चीज़ों का पता चलता है। तो आप लोग भी रोज़ जब हमारा शो इस तरह से देखते हैं तो खुदा के लिए कुछ सीखें और अपने घर वालों की मदद करें। आज ये जो चीज़ बताइए ना, मैं तो उसकी फ़ैन हो गई हूँ सीरियसली सर, बहुत। आप इसको खाने का तरीका बता दीजिए कि किस तरीके से खाना है, और वो जो इलायची की भी रेसिपी आपने बतानी थी बता दें। इसमें जो इलायची डाली है उसकी रेसिपी बता दें। अच्छा, सबसे पहले जी इलायची जो है ना, इलायची आपने इसके बीज निकाल लेने हैं। बीज निकाल के तो आपने ये ज़रिश्क है, ज़रिश्क पे अच्छी तरह साफ़ करके तो आपने ये दोनों लेके, यानी कि बीज अगर ये 50 ग्राम है तो 10 ग्राम इलायची ले लें। इनका आपने पाउडर करना है, ग्राइंड होती है। हाँ, ये ग्राइंडर जो होती है छोटी घर में ग्राइंड होती है, उसमें आप ग्राइंड कर लें। ये पहचान ये छोटी छोटी अगर आप अक्सर आप देखते हैं केक के ऊपर लगी होती है, ये अगर आप देखना चाहें या आप देखना चाहें तो ये देखें किशमिश की तरह होती है, लेकिन वो नहीं है, ये उससे भी छोटा दाना है। ये जिगर के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है, ठीक है। तो ये आपने इसको दोनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लेना है और ये आपने इसमें शामिल करनी है। और एक चीज़ मैंने शामिल की है चांदी के वर्क। और इसके बाद खाने का तरीका, आपने ये सुबह उठना है, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद अज़कार करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के ये 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करें। और साथ आपने करना क्या, इसमें आपने आधा डब्बा खा गई हूँ मैं। नहीं इतना ज्यादा वैसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप हाँ ये चीज़ है कि तो सही। अच्छा, ये ना मज़ेदार इतनी होती है कि दिल करता है सारी खा जाए, लेकिन आपने 1 से 2 चम्मच खाने और साथ 1 गिलास दूध का अगर ले लेना तो कमाल का रिजल्ट है। अच्छा, ये खाने के बाद अक्सर औक़ात लोग फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता नहीं करना, ये आपका नाश्ता है। आपने ये इस्तेमाल कर लिया, अब इस आपने ये खाने के बाद आपने थोड़ी सी चहलकदमी करनी है। जब आप सुबह अज़कार करते हैं तो किसी पार्क में चले जाएं या आपके घर के बाहर सेहन अच्छा है तो उसमें आप थोड़ी देर वॉक कर लें 20-25 मिनट। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें खाई हैं इसमें ये जुज़्वे बदन बनेंगी, उससे आपके अंदर ताकत आएगी, क्योंकि ये डाइजेस्ट होगी तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो इसलिए आपने इसके बाद थोड़ा सा चहलकदमी जो है वो लाजमी करनी है। और जो मैंने आपको बात बताई है, जब भी कोई चीज़ खाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर खाएं, फिर उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब इसे बनाएं भी तब भी, जैसे पहले हमारे आबाओ-अजदाद देखें तो जब आटा गूंथती थी माएँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, कोई भी काम करती थी। तो आपने जब भी कोई भी नुस्खा बनाना हो तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे शुरू करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें खैर डाल देगा। देखें 2-3 आंवला भी यहाँ पे मैं रगड़ गई हूँ। ये चीज़ें मैं खाती हूँ, आप लोग क्यों नहीं खाते? अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें, खाएं भाई, खुदा के लिए रोज़ शो करती हूँ ये चीज़ें बताने के लिए, ये चीज़ें खाएं। अब ये कोई चटनी आपने बतानी है, टाइम ना खत्म हो, ज़रूर बताएं ये चटनी किसके लिए? ये चटनी है जी ऐसे अफराद जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुका है, या ऐसे अफराद जिनके जिस्म के अंदर गिल्टियाँ हैं, ठीक है, लाइपोमा है या दूसरी हार्ड वाली जिसको हम खबीस गिल्टियाँ कहते हैं वो हैं, ऐसे अफराद के लिए ये चटनी कमाल का इसका रिजल्ट है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए भी ये बेहतरीन और कमाल की चीज़ है। सर कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान सा है, आप 50 ग्राम ले लें ताज़ा पुदीना और 50 ग्राम आप ले लें अदरक। अदरक ये घरों में पड़ा होता है, ताज़ा अदरक लेना है आपने। 50 ग्राम ये ले लें और 50 ग्राम ही आप देसी लहसुन ले लें और इसे छील लें, ठीक है। और उसके बाद आपने 50 ग्राम, अगर तो ताज़ा अनार आ रहा हो तो ज़्यादा अच्छा है, 50 ग्राम ले लें। अगर ताज़ा अनार ना मौजूद हो तो फिर ये अनार दाना आप ले सकते हैं। 50 ग्राम ये ले लें। हमारे पास 4 चीज़ें होगी 50-50 ग्राम। इसमें आप ना ये हस्बे जायका को 10 से 12 काली मिर्च डाल लें, ठीक है। उसके बाद इसको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच दोपहर में खाना शुरू कर दें, या फिर दोपहर में सिर्फ 1 चम्मच खा लिया जाए रोटी के साथ, या वैसे ही बड़ा कमाल का रिजल्ट है। ऐसे अफराद जो कहें कि इसका जायका ज़रा थोड़ा सा ना तलख सा है या तेज़ है, इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ऐड करने के लिए ऐसे अफराद जिनके अंदर इन्फेक्शन है वो इसके अंदर हल्दी भी ताज़ी लेके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके जिस्म पे सोजिश है वो ज़ीरा सफ़ेद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उनकी मिकदार 50-50 ग्राम ही होगी। तो ये ऐसी चीज़ है, अगर आप डेली खाना शुरू कर दें, ऐसे अफराद कोलेस्ट्रॉल भी आपका इंशाल्लाह कम हो जाएगा 1 महीने के अंदर, ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, और गिल्टियों वाला जो मरीज़ है वो 3 महीने से इस्तेमाल कर ले सिर्फ, और जो ब्लड प्रेशर लो है वो तो पहले दिन से इंशाल्लाह रिजल्ट देखेगा। और जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हद से ज़्यादा, उनके लिए भी बड़ा कमाल का इसका रिजल्ट है। तो आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ायदा होगा। तो यकीनन आप लोग ना ये जो हमारा प्रोग्राम होता है हमारे लिए दुआ ज़रूर करेंगे, अल्लाह ताला
आपकी दुआओं को कबूल भी करेगा और हमें इससे और ज़्यादा अल्लाह ताला इस्ताद देगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएं। इसके बारे में बता दें, क्योंकि हल्का सा मीठा है, जो शुगर के पेशेंट लोग हैं वो इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? जो शुगर पेशेंट हैं वो इसको ना आप 1 चम्मच से भी कम, आधा चम्मच इस्तेमाल करें। साथ ना दूध जो लेंगे उसमें शुगर बिल्कुल ना डालें, या फिर चाय, फीकी वाली चाय इस्तेमाल कर लें। या एक और इसका अल्टरनेट है, आप खुशक आंवला ले लें, खुशक भेड़ा ले लें और खुशक हड़र ले लें। उनकी गुठलियाँ निकाल के उनका पाउडर बना के ½ टीस्पून वो खाना शुरू कर दें, आपको यही वाली अफादियत मिल जाएगी। ऐसे अफराद जिनका स्टमक बहुत कमज़ोर रहता है, या शुगर पेशेंट हैं, या बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, ऐसे अफराद अगर इस माजून के साथ जो मैंने पाउडर बताया है वो ½ टीस्पून लेना शुरू कर दे तो उनके ये बालों वाले मसाइल भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आंवला है ना, आंवला तो वैसे ही कहते हैं सर के सफ़ेद बालों को काला कर देता है वापस, और गंजेपन के लिए भी बड़ा अच्छा है ना। गंजेपन के लिए यकीन करेंगे आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें इसे, आप रिजल्ट देखेंगे 6 माह के अंदर, आप कहेंगे कि बहुत सारे बाल वापस आ चुके हैं। इसके साथ ना एक चीज़ जो नकाहत कमज़ोरी के लिए रह जानी है, प्रोग्राम का एंड हो रहा है, ये 3 चीज़ें हैं। ऐसे अफराद जिनको L4 L5 का इशू बहुत ज़्यादा, ये आजकल बहुत ज़्यादा, और कमर में दर्द नहीं जाती। सर L4 L5 क्या उर्दू में थोड़ा बताएं? ये जो मोहरों का इशू होता है ना, उससे L4 L5 मोहरे जो है ना L4 L5, ये डिस्क का इशू हो जाता है, मोहरों का मसला हो जाता है, वो फिर चला नहीं जाता। कमर दर्द बहुत ज़्यादा होती है, पट्ठों में दर्द बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे अफराद जो बिल्कुल चल ही नहीं सकते, सर ये तो आम मसला बन गया है लोगों का। हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन मसला बन चुका है, और ख़ास करके जिनका वेट बढ़ जाता है ना, उनको ये मसला बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। फिर हमारे उठने बैठने का स्टाइल अच्छा नहीं है, हम बाज़-औक़ात वजन उठाते हैं तो वो भी तरतीब अच्छी नहीं होती, इस वजह से भी बाज़-औक़ात खिंच बढ़ जाती है। पहले हम लोगों का चाल चलन देखते थे, अब तकलीफ की वजह से लोगों को उठना बैठना देखते हैं। अब हाँ जी, ऐसा होता है, और ये उसके लिए इतना कमाल का नुस्खा है। ये इनके साथ इसलिए बताया कि बाज़-औक़ात आप कहते हैं नकाहत कमज़ोरी ज़्यादा है, तो आप साथ ये भी रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये असगंधना गोरी है, असगंधना गोरी आपने ले लेनी है 50 ग्राम, इसको आशुगंधा भी कहा जाता है। ये बहुत सारे अमराज पे काम करती है। सर ये ब्रेक से वापसी में बताइएगा मुझे कुछ चीज़ें निकाल लें ताकि लोगों को दिखा दें। असल में हम कुछ नहीं दिखाते ना तो फिर वो बाद में कंप्लेन करते हैं कि जो है ना हमें चीज़ दूर दिखाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ये चीज़ें दिखाते हैं। ज़बरदस्त चटनी आप बता रहे थे यहाँ पर, और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है जी, तो इसकी चीज़ें भी साथ साथ निकाल के बताते रहिए ताकि फिर इसकी रेसिपी। जिस्म दर्द के लिए जो मैंने आपको बताया था, ऐसे अफराद जिनको मोहरों का इशू है, L4 L5 में, या कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसी हमारी माएँ, बेटियाँ, बहनें जिनको बाज़-औक़ात डिलीवरी के दौरान इंजेक्शन लगता है, उससे भी बाज़-औक़ात कमर की दर्द नहीं जाती, एपिड्यूरल से लेते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जो अफराद हैं, ऐसे पेशेंट हैं, उनके लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। ये है असगंधना गोरी, इसको आशुगंधा भी कहा जाता है, और इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि अगर आशुगंधा, एक किताब में वो लिखते हैं कि अगर ये किसी आम दरख्त को लगाया जाए ना, इसको 1 महीना जैसे पानी लगाते हैं, वो सूखा हुआ दरख्त हो तो वो हरा हो जाता है, 1 महीना ये उसके वो जड़ में रख दी जाए तो ये इसकी इतनी अफादियत है कि अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पट्ठों के लिए, जिस्म के लिए, दर्दों के लिए कमाल का नुस्खा है। इसके साथ ये खारखस्क भी इसे कहते हैं, बखड़ा भी कहते हैं। ये कंडे होते हैं, आम रूटीन में जो ज़मींदार लोग हैं फसलों से निकाल के ना इसको फेंक देते हैं क्योंकि ये फसलों को ख़राब करते हैं, लेकिन इंसानी सेहत को ठीक करते हैं। कैसी अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है कि फसलों को ख़राब करती है लेकिन इंसानों की सेहत के लिए इसका कमाल का रिजल्ट है। कांटे वाला है। हाँ जी, ये कमर दर्द के लिए, और साथ साथ आपको यूरिटरी में कोई भी इशू है, पथरी हो, इन्फेक्शन हो, उसके लिए कमाल का रिजल्ट है। अल्लाह ताला ने इसमें नेचुरल स्टीरॉयड पैदा किए हुए हैं, और ये अगर इसके साथ यानी कि 50 ग्राम ही हम असगंध ले लेते हैं और 50 ग्राम ही हम ये ले लेते हैं, और उसके बाद 50 ग्राम ही ये सूंड आपको पता होगा, ये अदरक को खुशक कर लें तो इसको सूंड कहते हैं। ये भी आप अगर 50 ग्राम ले लें, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर करके ½ टीस्पून सुबह और ½ टीस्पून छोटी चाय वाली शाम नीम गर्म दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये कमर दर्द के लिए, मोहरों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, टांगों की दर्द के लिए कमाल का नुस्खा है। सर एक तो दालचीनी भी है ना कि दालचीनी का पानी भी उबाल के पी लो तो वो बड़ा पेन किलर का काम करता है। लेकिन वो है ऐसे अफराद जिनके अंदर असाबियत, रतूबात की ज्यादती है, वो क्रैम्स के लिए है। हाँ, वो ऐसे अफराद जिनके अंदर ठंडक बहुत ज्यादा है, वो दालचीनी, वो जो गोल वाली होती है ना, लंबी वाली अच्छी वाली दालचीनी,
वो वाली दालचीनी लेके 1 इंच का टुकड़ा लेके उसको उबाल के उसका अब अगर कहवा पिए या चाय में मिला के पिए, यकीन करें सिर्फ विद इन 5 मिनट फौरी तौर पे सुकून हो जाएगा। अगर आप ऐसे आप बचना चाहते हैं मेडिसिन से, कोई टैबलेट आप लेते हैं दर्द के लिए, तो उसके लिए आप लौंग और वही वाली दालचीनी 3 अदद लौंग ले लें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लेके चाय बनाएं, यानी कि चाय बनाने के बाद वो 1 कप पी लें, यकीन करें 5 से 10 मिनट बाद आप जो इतनी महंगी टैबलेट खाते हैं ना वो छोड़ जाएंगे फौरी तौर पे जिस्म दर्द। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, बड़ा अच्छा आज आपने हमारे साथ शो किया। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत मुझे अच्छी लगी, जिनमें एक तो ये मुरब्बा था, जिनमें ये एक चटनी जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको आप उसमें शामिल कर सकते हैं, और जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो मुरब्बे को अच्छी तरीके से धो के खुश करके फिर उसके बाद उस तरह का मुरब्बा भी बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये वाला जो अभी इन्होंने बताया कमर दर्द के लिए, जोड़ों के लिए, पट्टों के लिए, पट्टों के खिंचाव के लिए, ये नुस्खा भी अपने साथ रख लें, पाउडर पीस के रख लें, सुबह ले लीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। नाज़रीन, अभी मेरे पास अमृत शेख हैं जो कि लॉयर हैं, अमृत अहमद शेख, और आज हमने इनको यहाँ पर इसलिए मदऊ किया है कि हम ये जो लोन्स हैं, जो स्टूडेंट लोन्स हैं यूथ के लिए स्पेशली, और गवर्नमेंट बच्चों को दे रही है, तो वो किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, किस तरीके से लिया जा सकता है, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं यूथ के लिए अभी आगे उनके फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए हमने इनको बुलाया क्योंकि ये मेंबर नेशनल यूथ काउंसिल हैं और ये ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें बता सकेंगी। तो जी अमृत, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग। अमृत, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक हुकूमत की तरफ से क्या आपको लगता है एक्शंस हैं, ये जो यूथ है इनके प्रोग्राम्स के लिए, इनके प्लान्स के लिए, कोई नई चीज़ें हैं तो वो भी मुतारिफ कराएँ, बताएँ। अच्छा फिज़ा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने ये जो नेशनल यूथ काउंसिल की इनाग्रेशन है ये बिल्कुल हुई थी जनवरी में, और ये एक बहुत अच्छा रिमार्केबल स्टेप है हमारी यूथ के लिए, इस तरीके से कि हर प्रोविंस से 25 to 30 लोगों को इस यूथ काउंसिल का हिस्सा बनाया गया है। इन टोटल 113 मेंबर्स हैं, 2 ट्रांस हैं, और ओवरऑल बल्कि आपके बाहर से भी लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड किया गया है इस चीज़ के ऊपर। तो ये जो यूथ काउंसिल बनी है इसका प्राइमरीली फोकस ये है कि ये यूथ के जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए, उनको जितना हो सकता है पोलिटिसाइजेशन के ऊपर लेके जाया जाए और उनको पोलिटिकली एक्टिव किया जाए, उनको जुडिशल एक्टिविज़म की तरफ लेके जाया जाए। साथ ही साथ जैसे भी आपने एक लोन की बात की, आसान कारोबार प्रोग्राम के नाम से एक पंजाब के अंदर एक मरियम नवाज़ साहिबा ने ये बिल्कुल एक लोन का ये बिल्कुल एक मनसूबा तैयार किया है, विच इज़ एन एक्सीलेंट आइडिया एटलीस्ट स्टार्टअप्स के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है। आप 50 लाख से लेके अप टू 30 मिलियन तक इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जितनी आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, आपने जो इक्विटी रखवानी है उसकी भी अमाउंट में वेरिएशन आएगी। इसका एज क्राइटेरिया क्या है? एज इसका क्राइटेरिया बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अगर तो इसमें एज है तो ये स्टूडेंट लोन बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट अ स्टूडेंट लोन, इट्स आसान कारोबार लोन। सो इट्स बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए। So it isn't matter. No, it's not a student loan. It's not that कि किसी बच्चे ने अपनी पढ़ाई के लिए लेना है, या ले भी सकते हैं, लेकिन it's just that कि मेन प्राइमरी गोल आपका ये होना चाहिए कि आप अल्टीमेटली कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप सरकार को पैसे भी वापस दे रहे हैं और आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्टअप के लिए बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप बैंक के पास जाते हैं, आपको किसी ना किसी अमाउंट का इंटरेस्ट देना होता है। अब तो इस वक्त कई बार 11-12% चल रहे हैं। दिस इज़ इंटरेस्ट फ्री फॉर 5 years। फर्स्ट 5 years आप अपना कारोबार स्टार्ट करें, आप अपना मैंने खुद क्योंकि आई हैव अप्लाइड फॉर इट एज वेल, इंटरेस्ट नहीं देना, कुछ भी नहीं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपने अपने पैसे वापस नहीं करने। 5 साल बाद आपका जब बिजनेस ब्रेक इवन से बढ़ जाएगा तब आपने ये चीज़ करनी है। लेकिन इसमें ये चीज़ ज़रूर है कि देखिए कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं। अगर हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, दे नीड टू गिव अ कंटिजेंसी प्लान कि हमारा आगे क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स है, हमने किस चीज़ में पैसे लगाने हैं, हमने क्या प्रोग्राम करने हैं। फॉर इंस्टेंस फिज़ा मैं कहती हूँ मैंने एक जगह पे सैलून बनाना है, आई नीड टू टेल कि वहाँ पे ऑलरेडी मेरे कंपेटिटर्स कौन से मौजूद हैं, वो एरिया कैसा है, ठीक है। वहाँ अगर मैं काम स्टार्ट करती हूँ, मेरी सेल्स क्या अप्रॉक्सीमेटली हो सकती हैं, मैं किस पॉइंट पे जाके प्रॉफिट जनरेट कर सकती हूँ। ये चीज़ें हैं कि आपसे बैंक भी ये चीज़ें पूछता है कि भाई आप एटलीस्ट ये तो बताएं ना कि आप रीपे भी कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन, और इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर डेफिनेटली इट्स अ रिमार्केबल प्रोजेक्ट। और इसके साथ ही साथ और एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है यूथ डिजिटल हब। तो अगर जैसे फिज़ा अब हम लोग जाते हैं लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल्स अपलोड करते हैं, इसी तरीके से ऑल वी हैव टू डू इज़ दैट हमने प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के जो डिजिटल यूथ हब है उसको एक्सेस करना है। और हम जैसे फॉर इंस्टेंस मेरा एक CV तैयार है, मैंने अपना CV अपलोड करना है, जहाँ जहाँ मेरे लिए वैकेंसी है मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूँगी, एंड आई विल गेट अ कॉल फॉर जॉब इंटरव्यू।
अच्छा, तो लाइक इट्स अ वेरी आप ये समझ लें इजी इनिशिएटिव है कि हमें ऑनलाइन कहीं और ढूंढने की, अखबारों में देखने के लिए, किसी को कहने के लिए कि खुदा के लिए हमें जॉब ढूंढ दो, वी डोंट नीड टू डू दैट। इसको थोड़ा और डिटेल में जाके पूछते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के लिए आप बता रही हैं कि जो हुकूमत है लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। एक तो पहले ही बता दें कि किस हद तक की लिमिट है, कितना लोन ले सकती है हुकूमत से ये जो बच्चा या बच्ची करना चाहती है? 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। और वो जो एज क्राइटेरिया था आपको, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल, एज क्राइटेरिया नहीं है। ऑब्वियसली इट कांट बी अबव 50 डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्टअप्स आप 50 के बाद तो नहीं उस तरह स्टार्ट करोगे। आपसे मैं लेती हूँ 50 लाख, मुझे आपको कुछ देना भी पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कुछ बिल्कुल गिरवी रखवाना पड़ेगा? नहीं, गिरवी आपने नहीं रखवाना, लेकिन अगर आपकी अमाउंट 150 से ऊपर है, 1 करोड़ 50 से ऊपर है, तो फिर शायद आपको कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ रखवानी पड़े, जो कि इट कुड बी एनीथिंग व्हिच इज किसी घर की, जो इक्विवेलेंट उस 3 के जो आप अमाउंट मुझसे ले रहे हैं उसके इक्विवेलेंट हो। अच्छा। खुदा ना हास्ता आप डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, या आप नहीं दे पाती हैं, या ड्यू टू XYZ रीज़न, तो एटलीस्ट सरकार के पास तो पैसे हो ना फिर कि अच्छा वो आपको उसका कर दे, लेकिन उसी के ही नेमुल बदल या उसी के एवज़ होगा। हालांकि बैंकिंग आपको फैसिलिटी नहीं देता, बैंकिंग कहता है 3 टाइम्स आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस वर्थ कि अगर आप जो गिरवी रखवा रहे हैं उसके एवज़ आप पैसे ले रहे हैं। अभी तो 5 साल इंटरेस्ट नहीं लेता है गवर्नमेंट, ठीक है, ये लोन जो भी आपको देता है उस 5 साल के बाद फिर लेगा इंटरेस्ट? नहीं, जाहिर सी बात है फिर वो लेंगे, लेकिन वो 5% है, वो 5% है, 5%, दैट इज नथिंग। 5% दैट्स इट ऑफ योर टोटल अमाउंट। ऑब्वियसली 50 लिया तो 50 के हिसाब से, 1 लिया तो 1 के हिसाब से। पीपल आर डूइंग इट। आपने किया? मैंने डेफिनेटली, मैंने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैंने बिल्कुल किया हुआ है, एंड ऑब्वियसली डेफिनेटली इट्स एन अमेजिंग। आपको लगता है आप क्राइटेरिया में अप्रूव हो जाएंगी, आपको मिल जाएगा? तो है, फिंगर्स क्रॉस्ड। रियली? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो बड़ा इजी आपने काम बता दिया। मुझे बताइए, ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक महदूद है या फिर अभी छोटे गाँव देहात तक भी ये चीज़ें हैं कि वहाँ पर भी उनको दिया जा रहा है इस तरह? फिजा, इस चीज़ की जब मैंने ऐड देखी थी ना, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, आप हंसेंगे इस बात पे कि मुझे सैड का बताया किसने था। आपको पता है, मेरे घर जो मेरा ड्राइवर है उसने मुझे बताया था कि बाजी मेरा भी आप अप्लाई कर दें। अच्छा। और उसने भी अप्लाई किया हुआ, उसने अपना 50 लाख के लिए अप्लाई किया हुआ। बिल्कुल, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि अखबार में हर जगह ये ऐड थी, तो मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने बल्कि न्यूज़ पे नहीं देखा, मैंने इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ को फॉलो अप किया। मेरे अब्बू को पता था बिकॉज ही वाज वाचिंग न्यूज़, पर मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया था और उसका भी मैंने अप्लाई किया 50 लाख का। अब देखें एक और चीज़ कि अगर आपने कहा कि 1.5 करोड़ से ऊपर जाते हैं, जी जी, तो फिर कोई चीज़ गिरवी रखवानी पड़ेगी, जी, कोई आपको देना पड़ेगा। जी जी। मगर अगर हम करोड़ रुपए ले रहे हैं सब, जी जी, अब उस करोड़ रुपए लोन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? एक तो वो पूछेंगे, पूछताछ होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल, आप जैसे बता रही हैं, बताना होगा कि बिजनेस किस तरीके से है, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, पार्लर खोलना है तो उस जगह पे और कितने पार्लर खोलेंगे, ये है वो है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, ठीक है, एब्सोल्युटली ऑल एंड एवरीथिंग। बट अगर कोई इस तरह का बंदा जो ड्राइवर है वो पैसे मांग रहा है, हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ, कोई लड़की अपनी पढ़ाई के लिए एब्सोल्युटली, कोई शादी का कुछ भी हो सकती है, अब इन सिस्टम्स में किस तरीके से लोन देगा अगर कोई करोड़ रुपए मांग रहा है? अच्छा, सबसे पहले इट्स एन ऑनलाइन फॉर्म, सो इफ समबडी हैज़ टू अप्लाई फॉर, जैसे अभी शादी की हमने बात की, आई विल बी रियली ऑनेस्ट अबाउट इट, आप शादी या इस तरह की चीज़ों के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये आसान कारोबार प्रोग्राम है। शादी नहीं हो सकती है, और शादी एजुकेशन भी नहीं है, ठीक है। इट्स बेसिकली कि सिर्फ आसान कारोबार के लोग, ये जो जिसको हम लोग कहते हैं ना स्टार्टअप्स या स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जिनको हम स्टार्ट करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स, उसके लिए। अब जैसे व्हेन माय ड्राइवर अप्लाइड, उसने ये बताना था उसने करना क्या, उसने फिजा एक वैन खरीदनी है, ठीक है, और जो वैन के अंदर जिस तरह बच्चों के स्कूल ड्रॉप एंड ऑफ्स के लिए करना है, ठीक हो गया। अब ये उनका एक आइडिया था, उनका मॉडल था, 50 लाख में उनको मिल जाएगी, उन्होंने डाउन पेमेंट करनी है, बाकी वो कहते हैं मैं किस्तों में थोड़ा बहुत कर लूँगा। उनके पास कुछ सेविंग्स थी, क्योंकि गाड़ियाँ भी अब बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, कोई शक नहीं। सो अब उन्होंने जब ये चीज़ के लिए अप्लाई किया था, तो ऑब्वियसली उन्होंने एश्योरिटी के लिए उन्होंने रेफरेंसेस देनी है। रेफरेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप कहीं काम करें, जिस तरह हम लोग CV में अपने डालते हैं कि आप मेरे एक्स बॉस से पूछ लें कि जी मैं एक ईमानदार बंदा हूँ। लाइक वाइज आपने रेफरेंसेस अच्छी देनी होती है, जैसे उन्होंने रेफरेंस हमारी दे दी, मेरे ताया अबू की दे दी क्योंकि वो हमारे पुराने ड्राइवर थे। आपने रेफरेंसेस ऐसी देनी है कि अगर वो उनको कॉल करे तो वो बता सके कि नहीं ये बंदा ऐसा है कि ये दे सकता है, तो फिर डेफिनेटली उसमें कोई वो इतना वो नहीं है। थैंक यू सो मच अमृत, बड़ी अच्छी चीज़ें थी, और आज मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि हम भी थोड़ा सा इस तरफ जा रहे हैं कि हम स्टार्टअप के लिए लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी विदाउट लाइक मार्कअप के बगैर। और ये बच्चे जितने भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ इससे फ़ायदा हासिल करें। आपसे मुलाकात करूँगी कल, बहुत ख्याल रखिएगा।